वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों के सूत्र आईयूपीएसी नियमों के आधार पर लिखिए। तो हमें क्या करना है, ये कुछ उप सह संयोजन यौगिकों के नाम दिए गए हैं और इनके हमें सूत्र लिखने हैं। तो देखिए सूत्र कैसे लिखेंगे। यहां दिया है पहला डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। कोबाल्ट एक धातु है, मेटल है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कोबाल्ट। ठीक है, मेटल का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। और उसके बाद ये क्या है, ये लिगेंड है डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो एक लिगेंड है और बिस एथेन 1,2 डाई एमीन भी एक लिगेंड है। ये 2 लिगेंड है यहाँ पर। और यहाँ बिस का मतलब होता है 2, बिस से मतलब होता है यहाँ पर 2। बिस वर्ड उन लिगेंड के लिए आता है जो द्विदंतुर होते हैं, जो द्विदंतुर लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, उनके लिए बिस वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ एथेन 1,2 डाईएमीन एक द्विदंतुर लिगेंड है, इसलिए इसके लिए बिस वर्ड आया है क्योंकि इसकी संख्या यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम एथेन 1,2 डाईएमीन लिख लेते हैं। एथेन 1,2 डाईएमीन को शॉर्ट में EN लिख सकते हैं। और 20 है तो 20 का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये 2 हैं, इनकी संख्या 2 है। फिर इसके बाद हमें लिखना है डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो का मतलब होता है कि इसमें 2 Cl हैं, है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। और देखिए क्या लिखा है, क्लोराइड। बाहर क्या है इसमें, क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड है। ठीक है, अब इसने कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, ऑक्सीकरण संख्या दी है, वो थर्ड है। तो थर्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोबाल्ट के ऊपर 3 धनावेश है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। और वो 3 पॉजिटिव चार्ज अगर हम देखें तो 2 तो इन Cl नेगेटिव से सेटिस्फाइड है क्योंकि एक Cl के ऊपर 1 नेगेटिव होगा और 2 Cl के ऊपर कितना होगा, 2 नेगेटिव। तो यहाँ 2 नेगेटिव है, तो इस 2 Cl का 2 नेगेटिव इस कोबाल्ट के 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहा है, उदासीन कर रहा है। और 1 प्लस इसके ऊपर बचा हुआ है। तो वो जो प्लस इसके ऊपर बचा हुआ है वो इस Cl द्वारा उदासीन हो रहा है। ठीक है ना, तो 1 Cl के ऊपर 1 नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 Cl जोड़ेंगे। और ये Cl हम इसमें राइट साइड में ही जोड़ेंगे क्योंकि यो क्या है, एक धनावेशी संकर। क्योंकि इस संकर के ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज बच रहा है, इसलिए क्या है कि धनावेशी संकर है। ठीक है, इसलिए Cl को हम यहाँ जोड़ेंगे। और एक ही Cl क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर, संकर के ऊपर एक धनावेश बच रहा है, इसलिए एक Cl जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र बनेगा डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का। सेकंड है आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड। तो देखिए यहां पर पहले क्या दिया इसने, आयरन, तो यानी इसमें आयरन है। और आयरन के बाद दिया है हेक्सासाइनिडो फेरेट। फेरेट, फेरेट यानी आयरन है, फेरेट 8 वर्ड आ गया इसमें, 8। तो जहां 8 वर्ड आ जाता है, 8 शब्द आ जाता है, वो एक ऋणावेशी संकर होता है ना, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऋणावेशी संकर है, तो ये जो आयरन थर्ड है ये बाईं तरफ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। और 6 Cn है, देखिए हेक्सासाइनिडो, तो इसका मतलब 6 Cn है इसके अंदर, तो 6 Cn है। अब 1 Cn के ऊपर कितना होता है, 1 नेगेटिव। 6 Cn के ऊपर कितना होगा, 6 नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये जो बाहर Fe है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है वो थर्ड, यानी इसके ऊपर +3 है। और जो अंदर फेरेट है,
उसके ऊपर कह रहा है कि +2 है, ठीक है ना। तो यहाँ +2 है, तो माइनस तो 6 ये हो गया और +2 ये हो गया, तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है, +3, अंदर कितना बचा, -4, इस सारे के ऊपर क्या बचा, -4। तो न्यूट्रल तो नहीं हुआ, उदासीन तो नहीं हुआ। तो इसे उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। जब देखिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 4 जा 12, तो यहाँ -12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया उदासीन। तो यानी इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, Fe4 FeCN6, ये फॉर्मूला इसका बनेगा, ये सूत्र बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक और द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखनी है। तो 1 नंबर की यहाँ प्राथमिक संरचना है और 1 नंबर की यहाँ पर द्वितीयक संरचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो प्राथमिक संरचना देखते हैं, प्राथमिक संरचना क्या होती है। तो किसी प्रोटीन में अमीनो अम्लों के विशिष्ट क्रम से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो कोई भी प्रोटीन है उसमें अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम है ना, और उस विशिष्ट क्रम से क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। तो उसी क्रम को क्या कहते हैं, हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। अगर अमीनो अम्लों के क्रम में कोई परिवर्तन हो जाए तो उससे जो प्रोटीन है उनके गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में अगर एक अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर दिया जाए तो उससे क्या हो जाती है, एक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो होना तो चाहिए ऐसे गोलाकार, लेकिन वो दरांती के आकार का हो जाता है, ऐसा हो जाता है दरांती के आकार का। इससे क्या होता है, वो कोशिकाओं में रुकावट पैदा करता है, नसों में रुकावट पैदा करता है रक्त के बहने में, और उससे दर्द उत्पन्न होता है। दूसरी है द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये संरचना जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक अल्फा हेलिक्स संरचना होती है और एक बीटा लहरिया प्रत संरचना, यानी बीटा, ये बीटा है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो 2 तरह की होती है ये। अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या होता है, इस संरचना में अमीनो अम्ल का, एक अमीनो अम्ल का ये कीटोनिक समूह C डबल बॉन्ड O समूह चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन आबंध बनाता है, ठीक है ना। तो एक अल्फा अमीनो अम्ल का C डबल बॉन्ड O समूह चौथे अमीनो अम्ल के एक NH समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, एक दक्षिणावर्ती पैच के समान, एक दक्षिणावर्ती ऐसे पैच के समान संरचना बनती है, और यही संरचना कहलाती है हमारी अल्फा हेलिक्स संरचना। तो ये जो संरचना आप देख रहे हो ये अल्फा हेलिक्स संरचना है, अल्फा हेलिक्स संरचना है, ठीक है ना। और ये कैसे बनती है, अगर हम कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएं, जैसे कि CH, यहाँ कोई R जुड़ा है और यहाँ ये NH2 है, ठीक है ना, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH है। ये एक एमिनो अम्ल है, ये अल्फा अमीनो अम्ल है, अल्फा एमिनो अम्ल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एक और अल्फा अमीनो अम्ल लेंगे, ये एक और अल्फा अमीनो अम्ल आ गया, एक ये आ गया, फिर ऐसे ही एक और लेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे अल्फा अमीनो अम्ल होंगे, ठीक है ना। फिर एक और 4 की बात हुई ना, तो एक और लेंगे
ये एक और हो गया। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि जो पहला अमीनो अम्ल है, ये पहला अमीनो अम्ल है, तो इसकी तो सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, और इसकी क्या कहा उसने, NH, ये NH, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध बनता है। लेकिन उससे पहले इन अल्फा अमीनो अम्लों के बीच में एक पेप्टाइड बंध बना है। वो पेप्टाइड बंध कैसे बना है, देखो यहां से ये एक H2O निकलता है, फिर यहां से ये एक H2O निकलता है, ठीक है ना, फिर यहां से एक H2O निकलता है। ऐसी जो एक यूनिट इधर आएगी उसके साथ ये OH निकलेगा, और इधर एक और यूनिट आएगी उसके साथ ये वाली H निकलेगी, ठीक है। तो यहां से ये निकलने के बाद ये यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाएगी, ये पूरी एक बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे, तो ये पूरी एक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बना है इसे क्या कहते हैं हम, पेप्टाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध है, ठीक है ना, तो ये पेप्टाइड बंध बनता है। तो और इस तरह से जब ये बहुत सारी अल्फा अमीनो अम्ल इकाई पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाती हैं तो उसे बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। ये भी एक क्वेश्चन है, ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड, तो इसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो जब ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना, तो उसमें जो पहला अमीनो अम्ल है उसकी तो क्या कह रहा है कि CO, और जो चौथा अमीनो अम्ल समूह है, ये चौथा अमीनो अम्ल समूह है ना, तो इसकी NH, ये वाली NH और इसकी CO, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखें ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये CO आ गई और ये आ गई चौथी NH, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही और भी बहुत सारी हुई हैं। तो उससे क्या होगा, ये श्रृंखला जब ये वाली ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में, इस हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्शन करेगी, आकर्षण करेगी, तो उससे क्या होगा, इसकी संरचना सीधी न होकर के पैच नुमा हो जाएगी, और उसी को कहा गया है अल्फा हेलिक्स संरचना। और इस प्रकार की जो प्रोटीन की संरचना है वो पाई जाती है किसमें, किरेटिन, किरेटिन यानी नाखून और बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन। सेकंड है बीटा लहरिया परत संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समानांतर स्थित होने की दशा में दो निकटतम श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होंगी, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ है। तो ये क्या करती हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। जैसे देखो इस वाली श्रृंखला का ये CO और इस दूसरी श्रृंखला का ये NH, इनके बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये बना है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में, तो क्या बनती है, एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनती है, लहरदार स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना, ये लहरियादार स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक एक मार्क्स में पूछा गया है, दोनों टिप्पणियां, लेकिन ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। यदि लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इतना सारा इसमें लिखोगे, और शॉर्ट में पूछा जाता है तो डायग्राम वगैरह रहने देंगे और बस ये शॉर्ट में लिख देंगे, ये इतना लिख देंगे, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक वैद्युत अनपघट्य के 2 ग्राम को 500 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होती है। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यदि इतना है तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हिमांक में अवनमन की बात हो रही है, हिमांक में अवनमन की बात हो रही है। हिमांक में अवनमन जो होता है उसे कहते हैं डेल्टा TF, और डेल्टा TF का सूत्र होता है, ऐसे याद कर लीजिए, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू स्मॉल w गुना 1000 बटे m गुना कैपिटल W, ये सूत्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं।
तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ क्या है, ये होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी, हिमांक में कमी कितनी हुई। केएफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, ये मोलल अवनमन स्थिरांक, ये मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। और स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार या द्रव्यमान, ठीक है। और स्मॉल एम होता है विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। कैपिटल डब्ल्यू यहां पर होता है विलायक का भार, ये विलायक का भार होता है, ठीक है ना। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। आप देखिए प्रश्न को पढ़ते रहिए और जो हमें पता है वो रखते रहिए। तो क्या कह रहा है कि 2 ग्राम वैद्युत अनपघट्य को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो इसको घोला गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो हुआ हमारा विलय, और बेंजीन में इसको घोला गया है, तो बेंजीन हमारे क्या हुआ, विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान तो ये हुआ और विलय का द्रव्यमान ये हुआ। तो विलय का द्रव्यमान कितना हो गया, यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया, 2 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, 50 ग्राम, ठीक है। तो घोलने पर उसके हिमांक में इतनी कमी हुई, तो ये हिमांक में अवनमन हुआ, तो ये हुआ डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ हो गया 0.40 केल्विन, ठीक है ना। तो बेंजीन का अवनमन स्थिरांक, तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक दे दिया इसने केएफ। तो केएफ बेंजीन के लिए कितना दिया, ये दिया है 5.12 केल्विन, यूनिट होती है इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। और मोलर द्रव्यमान की गणना करनी, यानी स्मॉल एम की गणना करनी है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। तो ये सभी मान सूत्र में रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, तो ये सारे मान सूत्र में रख दीजिए। तो पहले डेल्टा टीएफ रखो, डेल्टा टीएफ है हमारा 4.0, केएफ है हमारा 5.12, स्मॉल डब्ल्यू है 2 और 1000 फॉर्मूले में ही है। एम हमें निकालना है, और कैपिटल डब्ल्यू यहाँ कितना दिया है, यानी विलायक का भार कितना दिया है, 50, ये 50 दिया है। तो एम यहां से हमें निकालना है। तो एम बराबर क्या होगा भाई, एम को यहां ले जा रहे हैं तो इसे यहां ले आओ, यहां ले आओ। तो एम बराबर आ गया 5.12 गुना 2 गुना 1000, और बटे में आ गया कितना, आ गया भाई बटे में 0.40 और गुना में 50, ठीक है। तो इस सब को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो यानी उस विद्युत अनपघट्य का अणुभार कितना है, या मोलर द्रव्यमान कितना है उसका, 512, ठीक है, 512 होगा यहाँ पर। और इसकी यूनिट होती है मोल पर ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। वो लिखना चाहो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित हमें स्पष्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार देखते रहिए। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। ये प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या आएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है कि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। प्रतिचुंबकीय में तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और अनुचुंबकीय में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित, ठीक है ना। तो हमें यही बात इसमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो यही बात हमें सिद्ध करनी है इसमें। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसे यहां पहले ऐसे लिख लीजिए, गलत किया। NiCl4 2-, ठीक है, ये है। तो यहां देखिए धातु है निकिल, मेटल क्या है, निकिल। तो निकिल का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। देखिए निकिल होती है 28, तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, आर्गन। आर्गन में चले गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, तो 3d4s, तो पहले 4s में भरेंगे 2। अच्छा, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन थे, 28 में से 18 तो यहाँ चले गए हमारे, 10 बचे, 10 में से 2 हमने 4s में भर दिए और 8 हमने 3d में भर दिए। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यानी इसके ऊपर आवेश कितना है। तो देखिए 4 Cl है, एक Cl पर एक माइनस होता है, तो 4 Cl पर कितना होगा, 4 माइनस, और बाहर बचा है 2 माइनस। ठीक है ना, बाहर क्या बचा है, 2 माइनस। तो बाहर 2 माइनस कब बचा होगा, जब Na पर 2 प्लस रहा होगा। भाई Na पर 2 प्लस होगा, उसने -4 में से 2 माइनस को उदासीन कर दिया होगा, तभी तो बाहर -2 बचेगा। तो यानी Na की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। तो Na+2 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ये अपने 4s के ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। अब ये 4s के अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या बचेगा भाई, आर्गन और 3d8 और 4s 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डी उपकोष होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं। देखिए इस तरह से ये 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरोगे, पहले हुंड के अनुसार एक एक करके भरोगे, ऐसे 5 भरे गए, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, और फिर 4s है हमारा। तो 4s क्या होता है, s में एक ही कक्षक होता है, s उपकोष में एक ही कक्षक होता है और उसमें 0 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कक्षक खाली है बिल्कुल। ठीक है ना भाई, 4s में फिर 4p भी होता है, तो 4p में 3 कक्षक होते हैं इस तरीके से, p में 3 कक्षक हैं, और ये भी क्या है हमारा, बिल्कुल खाली है। ठीक है, अब यहां देखिए जो लिगेंड है ना, हमारा लिगेंड वो क्या है, Cl4। लिगेंड क्या है हमारा यहाँ, Cl, ये 4 Cl माइनस लिगेंड है, यहाँ पर क्लोरिडो बोलते हैं इसको। तो ये एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, ये एक दुर्बल लिगेंड। और दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वे इन इलेक्ट्रॉनों का पश्च युग्मन नहीं करते हैं, यानी जब लिगेंड इधर से आएगा धातु के साथ बंध बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन उससे प्रतिकर्षित होकर के इसमें नहीं जाएगा। ठीक है ना, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अयुग्मित बने रहेंगे। ठीक है, अब निकिल को 4 ऑर्बिटल खाली करके भी देने, ताकि 4 Cl नेगेटिव उसे अपने लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर 4 उप सहसंयोजक बंध बना सके। तो इसलिए निकिल अपने इन 4 कक्षकों का संकरण करेगा। अब जब वो इनका संकरण करेगा तो ये कौन सा कक्षक है, 4s, तो उसमें एक s भाग ले रहा है, और ये 3 क्या है, p कक्षक, तो 3 p भाग ले रहे हैं। तो संकरण का प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, और sp3 संकरण होने से इसमें समान ऊर्जा के 4 कक्षक हमें मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई, संकरण क्या होता है, भिन्न ऊर्जा के कक्षकों को मिलाकर समान ऊर्जा के कक्षक बनाना, यही तो संकरण है। तो 4 sp3 संकरित कक्षक हमें प्राप्त हो जाएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे बचेंगे, ये असंकरित रहेंगे। तो ये असंकरित रहेंगे इस तरीके से। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इनमें एक एक था। ठीक है, ये कैसे रहेंगे, असंकरित, और ये कैसे है, संकरित। अब जो ये 4 Cl नेगेटिव लिगेंड है वे अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन इनमें भर देंगे ऐसे। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने के बाद धातु में, मेटल में जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ये रहेगी, ये स्थिति रहेगी उसमें। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कैसे हैं, अयुग्मित, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसमें। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, और इसी वजह से ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, अनुचुंबकीय। जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो अनुचुंबकीय, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते तो कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय।
ठीक है। अब दूसरा इसने क्या कहा कि NiCO4 ये कैसा है, ये प्रतिचुंबकीय है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय क्या क्यों है, तो इसके लिए हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ हमें बनाना पड़ेगा निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यहाँ पर धातु क्या है, निकिल। तो निकिल यहाँ भी 28 ही होगी और ऐसे ही बनेगा इसका आर्गन और 3D8 4H2, ठीक है ना। अब इसकी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर जो लिगेंड है वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, ये कैसा होता है, उदासीन। ये उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है लेकिन प्रबल है। उदासीन तो है लेकिन प्रबल है, ठीक है। तो उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है, इस पे आवेश नहीं है तो निकिल पर भी कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ही रहेगा, जो दे दिया ये ही रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा, इनको हम बना लेते हैं पहले। यहाँ 3D8 है, 4H2 है और 4P0 है, ठीक है। अब 3D में वही 5 कक्षक होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 और 1 5 और 8 इलेक्ट्रॉन है, वही पहले एक एक करके भरोगे, हो गया 8। और 4s में कितने हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और 4p में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो CO लिगेंड है, ये CO जो लिगेंड है ना, ये कैसा है, प्रबल है, प्रबल लिगेंड है। और जो प्रबल लिगेंड होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों का पश्च युग्मन करते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, पश्च युग्मन करते हैं, यानी वे इलेक्ट्रॉनों को पीछे ले जाकर के युग्मित करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, दूसरा निकल के, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से युग्मित हो जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे यहाँ पर युग्मित, क्योंकि प्रबल लिगेंड ने प्रतिकर्षण के कारण इनको क्या कर दिया, पीछे भेज दिया, तो ये युग्मित हो जाएंगे। अब हमारा ये खाली हो गया और ये भी खाली हो गया, ठीक है। तो अब इसके साथ 4 लिगेंड जुड़ने हैं, तो 4 ऑर्बिटल का इसे अपने हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण करना होगा। उसमें एक s3 भी भाग ले रहे हैं, तो संकरण का प्रकार हो गया sp3 संकरण, ठीक है। और संकरण से फिर वही 4 समान ऊर्जा के संकरित कक्षक बन जाएंगे, लेकिन ये कैसे हैं, ये असंकृत रहेंगे। ये 5 कक्षक कैसे रहेंगे, असंकृत, और ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों से पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। और इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंड से आकर के प्रविष्ट हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो धातु की स्थिति है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे हैं, युग्मित। और सभी इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो क्या बताया था भाई, प्रतिचुंबकीय। तब कैसा होता है वो, प्रतिचुंबकीय, तो इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। तो वैसे तो एक एक नंबर में पूछा था, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना था, लेकिन अगर ज्यादा नंबर में आता है यो तो फिर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ सिंपल यही बताना था कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अनुचुंबकीय है, और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसलिए ये प्रतिचुंबकीय, तो इतना रीजन बताना था इसमें। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। पॉलीपेप्टाइड देखिए क्या है, 2 एमिनो अम्लों के मध्य CO व NH के द्वारा बने बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं।
इस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है ना। और जिनमें ये बहुत सारे बंध हों, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉलीपेप्टाइड। देखिए कैसे, तो एमिनो अम्ल क्या होता है? देखिए ये एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल है, ये एक अल्फा अमीनो अम्ल है, ठीक है, ये एक अल्फा अमीनो अम्ल है, और एक अमीनो अम्ल हमने ये ले लिया है, एक अमीनो अम्ल ये ले लिया, ठीक है, एक अमीनो अम्ल हमने ये ले लिया। तो देखिए पेप्टाइड बंध कैसे बनेगा? इसका तो लेना हमें OH, यहां से तो लेना हमें OH, और इसकी लेनी है हमें एक H, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा यहां से? H2O। तो यहाँ क्या बचेगा? उसको जब ये OH निकलेगा तो यहाँ कार्बन की ये संयोजकता खाली हो जाएगी, और यहाँ से ये H निकलेगा तो ये संयोजकता खाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये C इस N के साथ बंध बना के अपनी संयोजकता को संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। तो इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ PH R और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बंध बना है, इस बंध को कहेंगे हम पेप्टाइड बंध। ये पेप्टाइड बंध है। तो जब ऐसे ही आगे भी इसमें और बंध बनते चले जाएंगे, है ना, तो वो कहलाएगा हमारा पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो गैसों की द्रवों में विलेयता जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो देखिए पहला कारक है गैस की प्रकृति, पहला कारक है गैस की प्रकृति, ठीक है। कुछ गैस ऐसी होती हैं, कुछ गैस कैसी होती हैं, जो विलायक से क्रिया कर लेती हैं। विलायक से क्रिया, विलायक से क्रिया करने का मतलब होता है कि वे आयनित हो जाती हैं, आयनित यानी अपने आयनों में टूट जाती हैं। तो ऐसी गैसों की द्रवों में विलेयता अधिक होती है, ऐसी गैसों की द्रवों में विलेयता अधिक होती है, ठीक है ना। यदि हमारी गैस कैसी होगी, जो अपने आयनों में टूट जाए, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो अगर मैं इसको जल में घुलूंगा तो क्या होगा, ये जल में घुल करके H+ और Cl- में टूट जाएगी। तो ऐसी गैसों की जल में विलेयता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। ऐसे ही NH3 है, तो NH3 को जब जल में घोलोगे तो जल से क्रिया कर लेती है, तो क्या बना लेती है, NH4OH बना लेती है, और NH4 NH4 1+ OH1- आयनों में टूट जाता है। तो इसलिए NH3 की भी जल में विलेयता अधिक है। तो ये तो हुई गैस की प्रकृति। दूसरा होता है विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। देखिए जो विलायक होता है ना, हमारा विलायक है ना, जिसमें कोई विलय घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। दो तरह का होता है, एक तो होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय विलायक है, इसमें ध्रुवीय गैसों की विलेयता अधिक होती है, ठीक है ना। अगर हमारी गैस भी ध्रुवीय होगी और विलायक भी ध्रुवीय होगा तो ऐसी गैसों की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अगर विलायक हमारा अध्रुवीय है तो इसमें ध्रुवीय गैसों की विलेयता कम होगी, इसमें ध्रुवीय गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो ये हुई विलायक की प्रकृति। तीसरा कारक है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ठीक है। देखिए जब हम कोई गैस द्रव में घोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो घुल जाता है, तो घुल जाता है। और ये क्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी इसकी जो डेल्टा H होती है माइनस
Q कैलोरी, तो Q कैलोरी, तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी यहाँ पे। तो इसलिए जो ताप वृद्धि करेंगे हम, तो ताप वृद्धि करने पर, तो इसलिए ताप वृद्धि करने पर क्या होगा, विलेयता घटेगी, विलेयता घटेगी, ठीक है ना। क्योंकि ताप बढ़ाने पर साम्य उस ओर चलता है। अगर लासा-तेलिय का नियम देखें तो साम्य उस ओर चलता है जिस ओर बढ़ा हुआ ताप कम हो जाए। तो देखिए अग्र में क्या है, ऊष्माक्षेपी, और पश्च में क्या होगी, ये ऊष्माशोषी। तो पश्च में कैसी होगी, ऊष्माशोषी। तो ताप बढ़ाने पर पश्च अभिक्रिया यानी बैकवर्ड रिएक्शन की दर बढ़ेगी, यानी जो गैस द्रव में घुल गई थी वो क्या हो जाएगी, वापस उससे निकल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब विलेयता घट जाएगी। चौथा जो कारक है वो है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव क्या होता है, देखिए ये हमारा कोई द्रव है, ठीक है, और ये इसके ऊपर कोई गैस है। तो यहां अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वो गैस जो है वो द्रव के ज्यादा, द्रव की सतह के ज्यादा निकट आ जाएगी। ये ऐसा आ जाएगी, दाब बढ़ाने से ऐसा आ जाएगी नीचे की तरफ, और इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये चार कारक हैं। आप इसमें से 2 नंबर में पूछा है तो आप 2 कारक भी कोई इसमें लिख सकते हो, 2 से भी काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को काफी बार पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर अभिक्रिया 99% पूर्ण हो तो उसमें जो समय लगेगा वो कितना होगा, 2 गुना होगा। किससे 2 गुना होगा, जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो रही है उसमें जो समय लग रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां ये देखते हैं कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने का अर्थ क्या है, ठीक है। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अगर प्रारंभ में हमारा अभिकारक पदार्थ A जो है वो 100 है और T समय बाद, ठीक है, T समय बाद जो X है वो कितना हो जाए, 99। ये इसका अर्थ है। क्योंकि देखिए यहां अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि की है और प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक का सूत्र लगता है वो है k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे जो k है इसे तो बोलते हैं हम वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक होता है। और a क्या है, यहाँ पे a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और x क्या है, x है t समय में विघटित मात्रा। विघटित मात्रा से मतलब यहां ये हुआ कि t समय में कितना उत्पाद बना, वो विघटित मात्रा है। और a माइनस एक्स को कहेंगे t समय में अभिकारक की शेष सांद्रता, अभिकारक की शेष सांद्रता, ये माइनस एक्स होता है। तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब ये हुआ यदि हमारा अभिकारक कितना है, 100 है, 100 क्या, 100 मोल है, ठीक है ना। तो t समय बाद
जब x 99 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी x जो है, यानी विघटित मात्रा जो है वो 99 मोल हो जाएगी, तो तब हम कहेंगे उसे कि अभिक्रिया हमारी 99% पूर्ण हो गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये सभी मान इसमें रख लेते हैं। तो k बराबर 2.303। अब यहाँ t को T99 मान लेते हैं ना, क्योंकि 99% पूर्ण हो रहा है, तो t को क्या मान लेते हैं, T99, या T1 भी लिख सकते हैं आप इसे। a कितना होगा 100, फिर a कितना है 100 और x कितना है 99। तो k बराबर 2.303 T99 log 100/1। ठीक है ना, यहाँ 1 आ जाएगा 100 में से 99 जाके, तो यहाँ क्या आएगा 2.303 T99 log, बेस में 10 है, log 100, और log 100 का मान 2 होता है, तो 2.303 मल्टीप्लाइड 2/T99, 2 की, चलो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय, इसकी बात करते हैं। तो देखिए 90% अभिक्रिया पूर्ण होने का अर्थ, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि भाई 99% पूर्ण होने का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि A तो हो 100 मोल और X कितना हो 90। तो इसी सूत्र में इस मान को भी रख लेते हैं, यही फॉर्मूला है, इसी में रख लेते हैं इसको भी। तो K बराबर 2.303/T, अब इसे लिखेंगे हम T90, क्योंकि ये समय किसके लिए है, 90% पूर्ण होने के लिए है। तो A कितना हो जाएगा हमारा 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 90, ठीक है, बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 2.303/T90 लोग, यहाँ कितना बचेगा 10, और 100 को 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा लोग 10, बेस में भी 10 ही है, लोग 10 का मान होता है 1, तो यानी ये आ जाएगा हमारा 2.303/T90, और इसका समीकरण आ गई 2। तो इस तरह हमने 2 समीकरण प्राप्त कर दिए, एक ये और एक समीकरण 2। तो यहाँ तो समीकरण 1 में k बराबर है 2.303 गुणा 2/T99, और समीकरण 2 में क्या है, k बराबर 2.303 T90। तो समीकरण 1 व 2 से, अब 1 और 2 में यदि हम देखें तो k के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ताप यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ है, ताप के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए वेग स्थिरांक स्थिर ताप पर स्थिर रहता है। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं 2.303 गुना T99 बराबर, तो ये समीकरण 2 से इसके बराबर हो जाएगा ये 2.303/T90, ठीक है ना। तो यहाँ से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 2/T99, और ऊपर बचा 1 और यहाँ बचा T90, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा T99 बराबर 2 गुना T90, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिखिए। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है वो ई नोट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में बनाई गई है, इसके वो बढ़ते
क्रम में बनाई गई है, ठीक है ना। यानी पहले इसमें उस धातु को रखा गया है, उस तत्व को रखा गया है जिसका ई नोट सबसे कम है, माइनस में है, और फिर उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, उससे एक श्रेणी बन गई है, उसी को नाम दिया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बना रहा हूं, लेके बांसुरी का नाम मुझे अल मियाजी करो फेंको सीढ़ी को नहीं सुना पर हम गाए चप्पा चप्पा। तो चप्पा यानी CHAPA चप्पा। तो चप्पा से यहाँ CU से बन जाएगा कॉपर, H से बन जाएगा Hg मरकरी, और A से बन जाएगा सिल्वर, P से बन जाएगा प्लेटिनम, और A से बन जाएगा कोपर। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है हमारी। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि एक अपचयन विभव होता है, 0.00 वोल्ट होता है, और इससे ऊपर ये जितने भी हैं इन सभी तत्वों का ई नोट नेगेटिव में होता है, और जो नीचे हैं इनका ई नोट पॉजिटिव में होता है, ठीक है ना। तो ये कि हमारे दिमाग में बैठ गई कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो अब इसके देखते हैं अनुप्रयोग। तो पहला है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, ठीक है ना। तो हम इसकी सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। जिस धातु का ई नोट कम होगा वो क्या होगी, अधिक क्रियाशील होगी वो, जिसका ई नोट जितना कम होगा। अगर ई नोट अधिक है तो वो क्या होगी, कम क्रियाशील, ठीक है। तो मान लीजिए हमें दो धातुएं दे दी, एक तो सोडियम दे दी और एक कॉपर दे दी। तो देखिए सोडियम कहाँ है इसमें, ये रही सोडियम ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो कॉपर नीचे है, सोडियम ऊपर है। तो सोडियम का जो ई नोट होगा वो तो कम होगा, और इसका ई नोट क्या होगा, वो अधिक होगा, क्योंकि वो प्लस में है। तो जिसका ई नोट जितना कम हो उतनी ज्यादा क्रियाशील, तो इसलिए सोडियम यहां पर ज्यादा क्रियाशील है। तो इस तरह हम धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। दूसरा इसका अनुप्रयोग है धातुओं की अपचायक गुण की तुलना। धातुओं की अपचायक गुण की तुलना करने में। तो इसकी सहायता से हम धातुओं के अपचायक गुण की तुलना कर सकते हैं। देखिए कोई भी धातु है जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो धनायन बनाती है। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो क्या बनाया, धनायन बनाया। तो यहां धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे कहेंगे हम अपचायक। तो ये यहां पर क्या हुई, अपचायक, ठीक है ना। और जिसका ई नोट जितना कम होगा, जिसका ई नोट जितना कम होगा वो उतनी ही अधिक अपचायक होगी, उतनी ही अधिक अपचायक होगी। जिसका ई नोट जितना कम वो उतनी ही अधिक अपचायक, ठीक है ना। तो ई नोट क्या हो रहा है, नीचे को बढ़ रहा है। तो जो ऊपर है तत्व या धातु उनका ई नोट क्या है, कम, तो इसलिए वे ज्यादा अपचायक होंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपचायक गुण जो है वो नीचे को घट रहा है। नीचे को अपचायक गुण क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति है वो नीचे को जाने से घट रही है। तो अगर हम तुलना करें, जैसे एक तो हमने ले लिया लिथियम
और एक ले लिया हमने यहाँ पर मैग्नीशियम, और हमारे से पूछा कि बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा अपचायक है। तो यहाँ पर लिथियम ज्यादा अपचायक है, क्योंकि लिथियम आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम अपचायक गुणों की तुलना भी इससे कर सकते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है धातुओं की ऑक्सीकारक गुण की तुलना। धातुओं की ऑक्सीकारक गुण की तुलना करने में। तो ऑक्सीकारक गुण अपचायक गुण का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है ना। अगर कोई तत्व जैसे हैलोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बनाएगा, ऋणायन। तो इस क्रिया को कहेंगे अपचयन। इस क्रिया को बोलते हैं अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाना अपचयन है। और यहाँ ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीकारक, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन जो बनाता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। और हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा कि इनके ई नोट यानी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव नीचे को जाने से बढ़ते हैं, तो यानी इनकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घटती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नीचे को जाने से ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका ई नोट जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, वो ऑक्सीकारक। और ई नोट नीचे को बढ़ रहा है तो नीचे को जाने से ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। तो नीचे को चलोगे तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, और ऊपर को चलेंगे तो क्या बनेगा, बढ़ेगा, अपचायक गुण बढ़ेगा। ऊपर को जाने से अपचायक गुण, ठीक है। चौथा जो अनुप्रयोग है वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जो तत्व इसमें ऊपर होता है वो अपने से निचले वाले को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। जो तत्व ऊपर होता है वो अपने से निचले वाले को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। जैसे एक लिया हमने मैग्नीशियम और एक लिया हमने कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है उसका स्थान देखिए ऊपर है, और कॉपर जो है उसका स्थान नीचे है ना। तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहां से कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी इसको यहां से हटा देगा और अपने आप इसकी जगह आ जाएगा ऐसे। तो MgSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी हम इससे कर सकते हैं, है ना। ये भी पूछ सकता है कि बताइए क्या निम्न अभिक्रिया संभव है, ऐसा पूछ सकता है। और पांचवा जो अनुप्रयोग है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना। रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना, यानी हम इसकी सहायता से ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो देखिए ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है, या एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है, ठीक है। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ Mg की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस होता है तो कॉपर पर क्या होगा, +2। यहाँ SO4 पर -2 है तो Mg पर क्या होगा, +2, और कॉपर पर यह क्या होगा, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ Mg का MgSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर सल्फेट का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना।
तो अब हम कैसे, अब ये तो हुई एक रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहां हमें ये बताना है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। तो देखिए कैसे बताएंगे। तो यहां मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो मैग्नीशियम जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे होना चाहिए ऊपर, और जिसका अपचयन होता है उसे होना चाहिए नीचे। तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, तो कॉपर को क्या होना चाहिए, नीचे। तो देखिए वास्तव में नीचे ही है कॉपर, ये रहा, और मैग्नीशियम ऊपर। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। दूसरा तरीका है, हम एक फॉर्मूले से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यानी ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड का मतलब किसी सेल में कोई इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य कर रहा है तो उसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना है, और कोई एनोड का कार्य कर रहा है तो उसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना है। तो दोनों को माइनस करने से यदि ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है, ई नोट सेल क्या आ रहा है यदि पॉजिटिव, तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया फिर क्या है, संभव है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर वो संभव नहीं है। तो ये इसके, वैसे तो ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप कोई से भी 2 लिख सकते हो, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपको कम से कम 5 तो लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में पाए जाने वाले शर्कराओं के संरचना सूत्र लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में जो शर्कराएं पाई जाती हैं, एक तो होती है एडिनिन, एक तो क्या होती है एडिनिन, गुआनिन होती है, साइटोसिन होती है, थाइमिन होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 बताई ये तो पाई जाती हैं डीएनए में, ये भी डीएनए में पाई जाएगी, ये भी डीएनए में पाई जाएगी, ये भी डीएनए में पाई जाएगी, और ये भी डीएनए में पाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो यूरेसिल है ये हमारी आरएनए में मिलती है केवल, ये केवल हमें आरएनए में मिलेगी, ठीक है ना। थाइमिन नहीं मिलेगा हमें, यहाँ आरएनए में थाइमिन नहीं मिलेगा, बल्कि ये डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेंगी। ये भी आरएनए में मिलेगी, ये भी आरएनए में मिलेगा, ये भी आरएनए में मिलेगा, लेकिन ये आरएनए में नहीं मिलेगा। तो ये केवल हमें मिलता है इसमें डीएनए में, और ये केवल मिलता है यूरेसिल आरएनए। तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए डीएनए के लिए तो हम याद कर लेते हैं जी कैट, जी कैट, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब साइटोसिन, ए का मतलब एडेनिन, और टी का मतलब थाइमिन। तो ये 4 अक्षर होते हैं इसमें, ठीक है ना, ये 4 अक्षर होते हैं डीएनए में। और आरएनए में कौन कौन से होते हैं उसे याद कर लीजिए, जी काउ, जी काउ। तो जी का मतलब हो गया यहाँ पर गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल, ठीक है। तो ये तरीका है याद करने। अब रही बात स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ये आपको रटनी पड़ेगी, ये सब आपको रटनी। 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। अगला क्वेश्चन है, ईथर की संरचना को समझाइए। हमें ईथर की संरचना को समझाना है। देखिए ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं ROR-, ये ईथर होता है। यानी जब एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है, हमारा ईथर कहलाता है। और ईथर में ये जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम संकरण की बात करें तो देखिए ये एक एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक एकल बंध है, तो सिग्मा में काउंट होगा, सिग्मा में काउंट होगा। ये एक लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी सिग्मा में काउंट होगा। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 4 सिग्मा बंध आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण होगा।
तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए, ठीक है ना। अगर देखिए कहीं पर 3 सिग्मा बंद आते हैं तो वहाँ sp2 होता है, और दो सिग्मा बॉन्ड होने पर sp संकरण होता है ना, और 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर sp3 होता है, और 5 सिग्मा बंद होने पर sp3d होता है, 6 सिग्मा बंद होने पर sp3d2 होता है, 7 सिग्मा बंद होने पर sp3d3 होता है, ऐसे। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इन्हें। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु पर 4 सिग्मा बंध हैं, इसलिए इस पर sp3 संकरण है, ठीक है। अब sp3 संकरित संकरण जहां होता है वहां बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। वहां बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन यहां क्या होता है, यहां ये कोण, ये बंध कोण 110 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बंध कोण 110 डिग्री का होता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ जो हमारी ये ऑक्सीजन है इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉनिक गुण है ना। और लोन पेयर, वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सापेक्ष। फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉनिक गुण और एकाकी इलेक्ट्रॉनिक गुण आ गए तो इनके बीच में ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, है ना। तो उससे तो बंध कोण और घटना चाहिए था, इससे भी कम हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, और एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, तो इनके बीच में भी रिपल्सन होता है। तो इनके बीच में रिपल्सन से ये बॉन्ड एंगल, बंध कोण बढ़ जाता है, और बढ़ करके कितना हो जाता है, 110 डिग्री हो जाता है। अगर यही बात हम जल में करें, अगर जल के अणु में देखें तो यहाँ जल के अणु में बंध कोण 105 डिग्री का होता है। वहां भी देखो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, लेकिन वहां क्या है, वहां एल्किल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, और हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है, वो बहुत कम है। और यहाँ जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए बंध कोण कितना हो गया, कम हो गया, घट गया यहाँ से, ठीक है ना। घट करके कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, 2 एल्किल ग्रुप है और इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है, प्रतिकर्षण ज्यादा है, इसलिए बंध कोण 110 डिग्री का होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, झुकी हुई होती है। कैसी संरचना होती है इसकी, झुकी हुई, यानी बेंट स्ट्रक्चर होती है इसकी, बेंट, झुकी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आज ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए, आशा है आपको समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।